चलो देखो थर्ड यूनिट। अब इस यूनिट नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। इस यूनिट नंबर 3 में क्या होगा, कोई भी आप लोगों के पास में एक मैटर होगा, मैटर बोलो या द्रव्य बोलो, कोई भी आपको एक द्रव्य पदार्थ है, उस द्रव्य पदार्थ से क्या करना है आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ना है। अब अन्योन्य क्रिया में क्या होगा, मतलब एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अन्योन्य क्रिया के अंदर इसके अलग अलग इफेक्ट होंगे। तो आप लोगों को क्या है, तीनों टाइप, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीन अलग अलग मीडियम से के अंदर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग अगर इंसिडेंट होती है तो उसके ऊपर, उसके आवर्ती के ऊपर, उसकी कोणीय आवर्ती के ऊपर, उसके तरंग दैर्ध्य के ऊपर, इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य के साथ में उसके अंदर माध्यम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। वो किसके अंदर आप लोगों को, इस यूनिट के अंदर, मतलब मेनली आप लोगों को तीन चीजों का इफेक्ट देखना है। एक तो किसका, एप्सिलॉन का, दूसरा आपको म्यू का, तीसरा आपको सिग्मा का। अब आप देखो, जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ी, हमने सेकंड यूनिट पढ़ी, दोनों यूनिट पढ़ी, दोनों के अंदर आप देखोगे जो एप्सिलॉन, म्यू और ये सिग्मा, एक तो आपकी विद्युतशीलता, दूसरी आपकी पारगम्यता और तीसरी आपकी चालकता। आपने ये तीनों चीजें पढ़ी, ये तीनों चीजों की डिपेंडेंसी हमने जो पढ़ी थी वो किसके ऊपर पढ़ी थी, इन तीनों की डिपेंडेंसी वो किसके ऊपर होती थी, माध्यम या फिर पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। मतलब आपके पास वो जो पदार्थ है उसी के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, किसकी किसकी, विद्युतशीलता की, पारगम्यता की और कंडक्टिविटी। मतलब ये तीनों की तीनों चीजें हमने जो अभी तक जो पढ़ी थी उनके अंदर जो भी इफेक्ट था, इसका मान बढ़ेगा या इसका मान बढ़ेगा या इसका मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा इनका या घटेगा, वो सारा का सारा हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे, किस प्रकार का पदार्थ है उसके ऊपर पढ़ते थे। परंतु आप लोगों को अब जो ये थर्ड यूनिट है उसमें हम लोगों को यहाँ पे ये पता चलता है कि जो विक्षेपण वाली घटना जो है, या फिर यहाँ पे जो ये किसी भी पदार्थ की जो अन्योन्य क्रिया होती है, उससे यहाँ पे ये पता चलता है इस यूनिट के अंदर कि जो विद्युतशीलता, पारगम्यता, जो चालकता जो होती है, तीनों की तीनों किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। जो आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी कोणीय आवर्ती, क्या है, उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, उसकी आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, किसकी किसकी, इनकी पारगम्यता की, विद्युतशीलता की और चालकता की। इसके साथ में इस आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के साथ साथ में तो इफेक्ट तो होता ही होता है, साथ में जो आपने मीडियम दिया है उस मीडियम के ऊपर इस विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण क्या दाब है, इस माध्यम का क्या टेम्परेचर है, इन चीजों के ऊपर भी क्या करती है आप लोगों की विद्युतशीलता, पारगम्यता तथा चालकता डिपेंड करती है। तो मैंने आप लोगों को इस यूनिट में इतना ध्यान रखना है कि जो कोई भी आपने जो अभी तक हमने जो तीन चीजें देखी है, विद्युतशीलता, पारगम्यता तथा चालकता, उसके बारे में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में हमने ये पढ़ा था कि जो विद्युतशीलता, पारगम्यता तथा चालकता जो होती है पदार्थ की या माध्यम की, ये तीनों की तीनों क्या होती है, उस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन विक्षेपण की घटना से डायरेक्टली ये पता चलता है कि ये जो होती है, ये विद्युतशीलता, पारगम्यता, जो चालकता जो होती है वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड ना करके वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोणीय आवर्ती कितनी है, उस वेव की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ कितनी है, उस तरंग के कारण जिस मीडियम के ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है उस मीडियम का टेम्परेचर कितना है, उस मीडियम का प्रेशर क्या है, वो सब चीजें किसके ऊपर इफेक्ट करती है, विद्युतशीलता, पारगम्यता और चालकता के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये कि ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मीडियम और मीडियम के प्रेशर और मीडियम के टेम्परेचर के ऊपर। हम लोग जब अपवर्तनांक पढ़ते थे, अपवर्तनांक n को पढ़ते थे, तो आप लोगों को मालूम है जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तब अपवर्तनांक n का किसके साथ में रिलेशन आया था,
एप्सिलॉन के साथ में रिलेशन आएगा, विद्युतशीलता के साथ में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी माध्यम, जिस भी माध्यम के ऊपर कोई भी विद्युत चुंबक की तरंग इंसिडेंट होती है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? ये अपवर्तनांक भी विद्युतशीलता के ऊपर डिपेंडेंट है। तब जब अपवर्तनांक भी विद्युतशीलता के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि जो भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक किसके ऊपर भी डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आवर्ती, तरंगदैर्ध्य और उस माध्यम के दाब और ताप, इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि जो विद्युतशीलता, पारगम्यता और चालकता ओनली फॉर मीडियम के ऊपर डिपेंड ना करके किसके ऊपर भी डिपेंड करती है? आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के कोणीय आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ में वो किसके ऊपर भी डिपेंड करेगी? मीडियम के टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर किसके कारण प्रोड्यूस होगा? वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से ये ध्यान रखना कि जिस प्रकार से विद्युतशीलता, पारगम्यता और चालकता मीडियम के ऊपर डिपेंड न करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है, उसी प्रकार से उस माध्यम का अपवर्तनांक भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस माध्यम का अपवर्तनांक भी मीडियम की प्रकृति के ऊपर डिपेंड न करके बाकी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपको इसमें ये ध्यान रखना है। तो अब देखो विक्षेपण की डेफिनेशन क्या होती है। मेनली जो डिस्पर्सन या जो विक्षेपण होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो आप लोगों के अपवर्तनांक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब जो आप अपवर्तनांक पढ़ते हो कि किसी भी विद्युत चुंबक, कोई भी माध्यम है, उसका अपवर्तनांक जो है वो आपतित होने वाली विद्युत चुंबक की तरंग के तरंगदैर्ध्य के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, मतलब उसका मान बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि जो एन है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लैम्बडा के ऊपर डिपेंडेंसी जो होती है, लैम्बडा के साथ में किस प्रकार से एन का चेंज हो रहा है, वो जो होगा अपवर्तनांक के अंदर वृद्धि या जो कमी होगी किसके कारण? इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरंगदैर्ध्य के साथ में जो उसके अपवर्तनांक के अंदर वृद्धि या कमी होती है माध्यम के, यही वृद्धि या कमी या होने वाला परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? विक्षेपण। ये ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। डेफिनेशन, क्योंकि जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर जो मेनली आप चीजें पढ़ोगे, अलग अलग मीडियम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या पढ़ना है आप लोगों को? विक्षेपण, डिस्पर्सन को पढ़ना है। तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि जो डिस्पर्सन होगा वो क्या होगा? वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी मीडियम के अपवर्तनांक का मान किसके साथ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरंगदैर्ध्य के वृद्धि या कमी के साथ में किस प्रकार से अपवर्तनांक एन चेंज हो रहा है, वो डिपेंडेंसी होगी इसके अंदर। तो डेफिनेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? विक्षेपण विक्षेपण की डेफिनेशन आप ये ले सकते हो कि पदार्थ या माध्यम का अपवर्तनांक उसमें से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती या तरंगदैर्ध्य के साथ परिवर्तन की घटना क्या कहलाएगी? विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, मतलब एन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आवर्ती या फिर तरंगदैर्ध्य, इन दोनों के साथ में एन के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, मतलब एन बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण बढ़ रहा है या घट रहा है, ये जो इफेक्ट देखा जाता है, ये जो घटना देखी जाती है, वही घटना क्या कहलाती है आप लोगों को? विक्षेपण कहलाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के अंदर भी एक रिलेशन होता है। जो म्यू जो होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है लैम्बडा के। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो गणितीय रूप है विक्षेपण का,
किसका किसके साथ में? अपवर्तनांक का विद्युत चुंबकीय तरंग के आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के साथ परिवर्तन की घटना का, वो आप किस प्रकार से लिख सकते हो? विक्षेपण dN/dN। इस रूप में आप क्या लिख सकते हो? विक्षेपण को गणितीय रूप में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो? इस विक्षेपण जो होगा वो dN/d लैम्बडा, अपवर्तनांक n का तरंग दैर्ध्य के साथ में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना हो तो वो इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं है? आगे बढ़े। देखो, अब देखो इसके बाद में जो है ये आता है कि जो विक्षेपण होता है वो कितने प्रकार का होता है। विक्षेपण एक प्रकार। तो ये ध्यान रखना, जो विक्षेपण है या फिर किसी भी पदार्थ या किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसमें चेंज किस प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। मतलब या तो वो आपकी होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ के साथ में अपवर्तनांक बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये जो दो घटना होती है बढ़ने या घटने की, उसी आधार के ऊपर विक्षेपण भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा विक्षेपण होगा? सामान्य विक्षेपण। और दूसरा कौन सा होगा? असामान्य। डिपेंडेंसी वही की वही। डिपेंडेंसी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के साथ बढ़ेगा या घटेगा, उसी तरीके से विक्षेपण भी क्या हो जाएगा? दो प्रकार के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक तो सामान्य विक्षेपण और असामान्य विक्षेपण। अब डेफिनेशन ये आती है कि जो सामान्य विक्षेपण है उसमें क्या होता है और असामान्य विक्षेपण है उसमें क्या होता है। तो इतना सा ध्यान रखना कि जो सामान्य विक्षेपण होता है वो सामान्य विक्षेपण में कुछ भी नहीं होगा। सामान्य विक्षेपण में इतना आपको ध्यान रखना है कि जो अपवर्तनांक होगा किसी भी माध्यम का जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही है, उसका अपवर्तनांक जो है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ के साथ में अगर घटता है, एन का मान क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। किसके साथ में? लैम्बडा के साथ में। तो उस कंडीशन के अंदर उस प्रकार के विक्षेपण को कैसा विक्षेपण बोलोगे? सामान्य विक्षेपण बोलोगे। ध्यान रखना, वापिस से सुनना, अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उसमें से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग दैर्ध्य के साथ में परिवर्तन के दौरान घट जाता है तो उस प्रकार के विक्षेपण को कौन सा विक्षेपण बोलेंगे? सामान्य विक्षेपण। अगर इसका उल्टा होता है कि आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग या गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ में माध्यम का अपवर्तनांक एकदम से अचानक से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा विक्षेपण होगा? असामान्य विक्षेपण होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सामान्य विक्षेपण की और असामान्य विक्षेपण की। सामान्य विक्षेपण एक में ध्यान रखना, एक में तरंग दैर्ध्य के साथ में अपवर्तनांक घटेगा तो दूसरे में तरंग दैर्ध्य के साथ में अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। इसकी डेफिनेशन में दोनों में सिर्फ डिफरेंस मैंने इतना सही है और इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? किसी पदार्थ या माध्यम का अपवर्तनांक उसमें से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य के साथ
घटता है तो यह विक्षेपण कैसा विक्षेपण कहलाएगा? सामान्य विक्षेपण कहलाता है। मतलब dn/d लैम्बडा यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये इसमें ध्यान रखना, dn/d लैम्बडा का मान क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज ये असामान्य विक्षेपण। डेफिनेशन तो मैंने बता दी पहले। अब इससे क्या होगा? उल्टा होगा। अचानक से क्या हो जाए? विद्युत चुंबकीय तरंग, गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग दैर्ध्य के साथ में क्या हो जाए? अगर अपवर्तनांक का पदार्थ के या माध्यम के अपवर्तनांक का मान बढ़ जाए तो उस घटना को कौन सा विक्षेपण बोलेंगे? असामान्य विक्षेपण बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या ले सकते हैं? किसी पदार्थ या माध्यम का अपवर्तनांक उसमें से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य के साथ बढ़ता है। तो यह घटना या परिवर्तन क्या कहलाएगा? असामान्य विक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना? तो ये दो डेफिनेशन होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्य विक्षेपण की डेफिनेशन अभी जो फाइनल ईयर का एग्जाम था उसमें पूछ ली थी। तो अब वापस एक नंबर का क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि सामान्य विक्षेपण पूछ ले, तो अब पूछ लेगा वो असामान्य विक्षेपण की डेफिनेशन। तो आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि एक तो आप लोगों को विक्षेपण मालूम होना चाहिए क्या होता है, दूसरा आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सामान्य विक्षेपण और असामान्य विक्षेपण में क्या होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि dn/d लैम्बडा होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब इसके अंदर विक्षेपण की घटना के अंदर क्या होगा? आप लोगों के जो n होगा वो क्या हो जाएगा? आपके इंक्रीज हो जाएगा, मेनली किसके कारण? dn/d लैम्बडा के कारण। ठीक है, ये बढ़ेगा तो n भी क्या हो जाएगा? आप लोगों के बढ़ जाएगा। अब देखो उसके बाद में एक चीज और है कि इसी असामान्य विक्षेपण के अंदर कि क्योंकि आप लोगों को मालूम हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या तो साइन के रूप में लिखते हो या फिर कोस के रूप में, मतलब कोणीय आवर्ती के रूप में। मतलब इसके अंदर क्या होगा? कंपन होता है। ठीक है, तो कंपनशील अवस्था में आपको मालूम है इसके पास में क्या होती है? मैक्सिमा या मैक्सिमा के रूप में इस तरीके से वो ऑसिलेटरी मोशन करती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस तरंगदैर्ध्य रेंज के अंदर मतलब जो भी कोई भी आप लोगों को जो भी वेवलेंथ दी हुई है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई है, उसके जिस तरंगदैर्ध्य रेंज के अंदर क्या हो रहा है? अपवर्तनांक बढ़ रहा है। वो क्या कहलाएगा? अवशोषण बैंड कहलाता है। क्योंकि अब अपवर्तनांक बढ़ने का कारण क्या है? मेन तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ ना कुछ अवशोषित कर रहा है, उसी वजह से क्या आप लोगों के कोई ना कोई चीज बढ़ रही है। अदरवाइज अगर वो अवशोषण नहीं करता विद्युत चुंबकीय तरंग से, आवर्ती या तरंग दैर्ध्य जो भी आप लोगों को जिस भी तरंग दैर्ध्य की कोई भी तरंग इंसिडेंट हो रही है उससे वो अवशोषण नहीं करता है उस वेव से, आवर्ती का या उसकी एनर्जी का, तो उस कंडीशन में वहां से उसका अपवर्तनांक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। तो ये ध्यान रखना कि ये जो बढ़ने वाली घटना हो रही है
ये बढ़ने वाली घटना अवशोषण के कारण ही हो रही है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि जिस रेंज के अंदर, जिस तरंग दैर्ध्य की रेंज के अंदर क्या किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का अवशोषण होता है, उस रेंज के अंदर जब अपवर्तनांक बढ़ता है तो उस बैंड को कौन सा बैंड बोलेंगे? अवशोषण बैंड। तो एक डेफिनेशन 1 नंबर के अंदर ये भी बन सकती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अवशोषण बैंड या विक्षेपण के अंदर अवशोषण बैंड किसे कहते हैं। तो अवशोषण बैंड में ये ध्यान रखना कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उसमें से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के जिस तरंग रेंज के अंदर बढ़ता है, वह रेंज जो है वही रेंज क्या कहलाती है आप लोगों की? अवशोषण बैंड कहलाती है। तो ध्यान रखना, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज के अंदर इस तरंग दैर्ध्य के अंदर बढ़ा या इससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंग दैर्ध्य के अंदर बढ़ा, तो जिस भी रेंज में बढ़ा वह रेंज क्या होगी? वो उसका अवशोषण बैंड कहलाएगी। ये आप ध्यान रखना। तो डेफिनेशन इसमें भी क्या लिख सकते हो? अवशोषण बैंड क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य के साथ माध्यम के अपवर्तनांक विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवशोषण के कारण बढ़ता है। मतलब अगर वेव का अवशोषण नहीं होगा तो तब तक, जब तक अवशोषण नहीं होगा तब तक असामान्य विक्षेपण शो नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी अगर माध्यम असामान्य विक्षेपण शो कर रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या कर रहा है, वह माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। अगर वो तरंगों का अवशोषण नहीं करेगा तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या शो नहीं करेगा? असामान्य विक्षेपण शो नहीं करेगा। दूसरी चीज इसमें आप ये लिख सकते हो, जिस तरंग दैर्ध्य परास में माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण करता है, उसे उस तरंग दैर्ध्य परास को क्या बोलेंगे? दैर्ध्य परास को क्या बोला जाता है? अवशोषण बैंड कहते हैं। ये ठीक है ना? तो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विक्षेपण के अंदर डेफिनेशन में ध्यान रखने का, इंट्रोडक्शन का, वो मैंने स्टार्टिंग से एंड तक अभी जो है वही बताया है। आगे जो कल हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि इसके अंदर किस प्रकार से इसको ग्राफिकली शो करते हैं विक्षेपण को, ठीक है। और उसके बाद में अलग अलग मीडियम जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, इनसे विक्षेपण की घटना किस प्रकार से होती है, उसका क्या डेरिवेशन है, उसके क्या फॉर्मूले, वो हम पढ़ेंगे। साथ में एक इसमें एक और ये ध्यान रखना कि जो ये अवशोषण बैंड है, कि अवशोषण बैंड है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेवलेंथ के ऊपर। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर वेवलेंथ बढ़ जाती है, मतलब पहले मान लो 10 है, फिर 20 हो गई या 30 हो गई, तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो अवशोषण बैंड की परास भी क्या हो जाएगी? आप लोगों के बढ़ जाएगी। तो एक पॉइंट इसमें और लिख लेना है ना कि अवशोषण बैंड की परास जो होगी वो क्या होगी? अवशोषण बैंड की परास ईएम वेव के तरंग दैर्ध्य के साथ में दैर्ध्य में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ठीक है ना?